है 10 बेरियम को लेकर है ना, आई थिंक वो एग्जाम्पल नहीं, ब्रोमिन। ब्रोन। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सब लोग। एक मिनट में इसको थोड़ा सा टू द राइट कर देता हूँ। गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सब लोग। ठीक है, ब्रोमिन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ say 2 isotopes। एक 79 वाला आइसोटोप है और एक 81 वाला आइसोटोप है। अगर किसी ने गौर किया तो मैं ये नंबर्स को रीड कर रहा हूँ बिकॉज आइसोटोप्स किस मामले में डिफर करते हैं। एटॉमिक नंबर के मामले में डिफर करते हैं, मास नंबर के मामले में डिफर करते हैं। सर मास मास नंबर। नंबर। एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं मास नंबर के रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो दो आइसोटोप्स हैं ना, इनके ये नेचर में अकर होते हैं। दैट्स वाई अगर तुम इनके परसेंटेजेस को ऐड करोगे 49.7 और 50.3, कितना सम आएगा? 100%। 100%। 7 3 10 हो गया, 0 1 0 1 100% करेक्ट। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा अलग आ जाओ, हट के, और मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ। बट वो पूछने से पहले ये बताओ, हिमांशु सर ने वो चैप्टर कवर किया है तुम लोगों का? थ्योरी नहीं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। नहीं। नो सर। नहीं? अच्छा, किसके किसके स्कूल में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो चुकी है? किसी के स्कूल में नहीं? सर बस शुरू हुआ है प्रोग्राम, अच्छा, आज शुरू शुरू हुआ। हुआ है। ओके, एनीवन एल्स? नो सर। नो सर। ओके, तब थोड़ा सा टफ होगा ये समझाना, मतलब ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज करो एक बैग है, ठीक है, और तुम अंदर के कंटेंट्स देख नहीं सकते हो कि अंदर में क्या चीज़ कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो सपोज करो इसके अंदर कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कितने हैं ये तुम्हें पता है, ये इंफॉर्मेशन पहले बता दी जाती है। तो लेट्स मेक अ कपल ऑफ ब्लू बॉल्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तुम्हें एक बैग के अंदर ये बता दिया जाता है कि इट हैज सम ब्लू बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स, बट ये नहीं बताते हैं कि वो बॉल्स कहाँ पे एग्जैक्टली प्लेस्ड है। बताओ अभी तक कितने ब्लू बॉल्स बना लिए? 9। 9 है। यस सर। ग्रीन कितने हो गए अभी तक इसको लेकर? 7। 7 है, 7 6। 7। ठीक है, 9 और 7 कितने हो गए अभी तक टोटल? 16 है ना। और ये भी बना लेते हैं, चलो, पिंक बॉल्स 17 18 19 20। ठीक है, तो एक गेम खेलते हैं छोटा सा कि suppose you inserted your hand and you're just allowed to pick one ball, right? तो तुम्हारे हाथ बताओ, कोई भी बॉल लग सकता है, पिंक, ग्रीन, ब्लू, है कि नहीं? तो यस सर। प्रोबेबिलिटी को हम आम भाषा में कहते हैं चांस। अंदाजा। चांस हम सब लोग ना लाइफ में चांस लेते हैं, ये चीज़ याद रखना। एवरी डिसीजन यू मेक इन योर लाइफ is actually has an element of uncertainty in it। uncertainty का ये मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि वो 100% हो जाए अगर तुमने वो डिसाइड किया है। अब वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कुछ भी तुम डिसाइड करते हो लाइफ में, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे 10th के बाद तुम डिसाइड करोगे ना मेन कि लाइक साइंस लेकर पढ़ना है, कॉमर्स या फिर आर्ट्स, या फिर टोटली डिफरेंट कुछ और करना है, ठीक है, तो वो एक मेजर डिसीजन होगा तुम्हारी लाइफ का। उसी तरह जैसे यहाँ पे तुमने एक बॉल पिक किया एंड बेस्ड ऑन द नंबर, जल्दी से बताओ ग्रीन कितने थे? 1 2 3 4 7 7। ये पिंक 4 4 और ब्लू अपने 9 थे ना। 9।
That makes a total 25. So what is the probability, question सुनना, of getting a blue ball? सर टोटल 20 हुआ। सर 20 Oh, हुआ। so sorry, 20, 25 लिख दिया मैंने। हाँ, तो क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, मतलब हिंदी में इस 35%। क्वेश्चन को पूछ रहा 9 हूँ। by 20. हाँ, 9/20. क्या चांस है तुम्हारे हाथ एक ब्लू बॉल लगेगा? 35%। 9/20। अब देखो किसी ने परसेंटेज में कन्वर्ट करके बता दिया, मतलब सिक्स्थ में हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फ्रैक्शंस की मदद से कैसे रेशियो बनाते हैं, और एक बार फ्रैक्शन है तो तुम कैसे उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 100% लगा के। तो कितना परसेंट चांस है? 35। 35. 45। उसी तरह जल्दी से बता दो, इसका अगर 45% चांस है तो इसका कितना परसेंट चांस है पिंक बॉल का? वैसे निकालेंगे 4/20 इंटू 100%। 20%। So 20%. 20%. एंड तुम गैस ही कर सकते हो कि ग्रीन का कितना परसेंट होगा, 100 35। माइनस इन 35. 35। 35। इन सब का सम क्या है? 35, 20, 45 का 100. 100। 100%. इसका ये मतलब है कि तुम अगर इस बैग में हाथ डाल के एक बॉल ड्रॉ करोगे बाहर, तो तुम्हारे हाथ ये नहीं कि एक ऑरेंज बॉल या फिर वाइट बॉल लगेगा, बिकॉज उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। और किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इसको हम कहते हैं मैथ्स की भाषा में इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही घूमती है। इन अनदर वर्ड्स अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 0% और 100% के बीच में। अगर 100% कोई चीज़ हो रही है, इसका मतलब यार वो श्योर इवेंट है, उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी लाइफ में। ठीक है, 100% यार ये तो होगा ही, मम्मी खाना देगी सुबह उठ के, तो इसलिए अहमियत नहीं करते हैं उतनी। 0%, अरे इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता कल सुबह वेस्ट से निकले क्या सूरज। प्रोबेबिलिटीज रियल लाइफ में हमेशा 0 और 100% के बीच में रहती है। ठीक उसी तरह किसी साइंटिस्ट ने ब्रोमीन का कोई सैंपल कलेक्ट किया। ब्रोमाइन एक एलिमेंट है, पता है, 35 जिसका एटॉमिक नंबर है। तो वो साइंटिस्ट को ब्रोमीन का कौन सा नेचुरली अकरिंग आइसोटोप हाथ लगेगा, ठीक है, ये भी लग सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 49.7%, और ये भी लग सकता है, ये मतलब जिसका मास नंबर 81 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50.3। तो बात ये है कुल मिला के तुम्हारे हाथ ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। तो हाउ आर यू 100% श्योर कि तुम्हारे हाथ में जो सैंपल लगा है, यार एक सैंपल में कितने सारे एटम्स होंगे, इमेजिन कर सकते हो? इतनी, मतलब पैनी किसी की आंख तो है नहीं कि यार मैं एक ही एटम उठाऊंगा ब्रोमीन का और उस आइसोटोप का। ये तो आई मीन काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है ना। एक एटम को तो आज तक कोई देख भी नहीं पाया, और एक एटम हाथ से उठा रहे हैं। तुम्हें कुछ सैंपल मिलेगा कुछ ग्राम या कुछ मिलीग्राम में, तो उसमें तुम कैसे 100% बोल सकते हो कि मुझे यही आइसोटोप हाथ लगा है? ये बात समझ रहे हो? हेलो, सब Yes, चुप sir. हो गए। मैं कह रहा हूँ Yes. क्या 100% चांस है कि तुम कॉन्फिडेंटली कह सको कि तुम्हारे हाथ ये 79 ब्रोमीन वाला आइसोटोप लगा है? नहीं ना, तुम कहोगे 49.7% चांस है कि उस सैंपल में ये प्रेजेंट होगा, और 50.3% चांस है कि 81 ब्रोमीन आइसोटोप प्रेजेंट होगा। इसलिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? चेक दिस आउट। जो भी उनकी परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके Mass मास number. नंबर के साथ। तो 49.7 को कैसे करेंगे? 79 से प्लस 50.3 को मल्टीप्लाई 50.3% को मल्टीप्लाई करते हैं 81 से। अभी कैलकुलेशन है, फटाफट थोड़ा कैलकुलेट करो एंड डोंट यूज कैलकुलेटर। बताओ मुझे 49.7 को लिख देंगे ना अपॉन 100। तो मैं इसका डेसिमल उड़ा के सीधा बता रहा हूँ, 497 अपॉन क्या हो जाएगा 1000। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 503 अपॉन, सॉरी ये 1000 है, ठीक है। 1/1000 अगर आप दोनों टर्म से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. फिर No, sir. इन्हें कैलकुलेट करना है तुम्हें। 497 इंटू 79 और 503 इंटू 81।
बताओ इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, और इसका भी मैनुअली करो, कैलकुलेटर नहीं। मैं भी करता हूँ, तुम भी करो। सर 4473। मेरा 39263 आया है। अच्छा 44 आ रहा है। सर मेरा भी 39263 आ रहा है सर, ये सर 79 सर से मैंने मल्टीप्लाई 9 से कर दिया, 7 नहीं दे, मैंने कुछ और ही कर दिया। अच्छा 9 से भी नहीं, कुछ और ही। हाँ, ऐसी गड़बड़ मत करो। सबका यही आया क्या? ये सर। अच्छा, तनुष्का ने दूसरा टर्म, ये जो है ना, इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। 503 इंटू 81, ये भी फाइंड करो। मैं भी करता हूँ, 1 मिनट। ये 3 हो जाएगा, 4 7 40। तनुष्का 41 या 40? 1 मिनट चेक करो। सर मेरा तो 4743 आ रहा है, दूसरा वाला आपका आ रहा है 3 4 2 ठीक है, एक बार चेक करना। 40,743 आना चाहिए तनुष्का। तो इनका प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब इनका सम बता दो। आयशा सम आया है 80,006। अच्छा लेट्स सी। 3 and 3 6 0 0 again 0, करेक्ट। 80,006 आई थिंक सबका आया। 80,006 सम। Yes, sir. डिवाइड करोगे 1000 से तो क्या हो जाएगा? आई थिंक पॉइंट यहाँ आएगा, राइट? 80.00। 006। तो व्हाट इज दिस? क्या ये एटॉमिक मास? अब तुम खुद सोचो जरा। क्या तुम कल को कहोगे कि सर दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन? क्या ये लैंग्वेज सही है, या फिर एवरेज एटॉमिक मास? सर। एवरेज एटॉमिक मास सही है, क्योंकि सर हम श्योर नहीं है सर। एग्जैक्टली क्योंकि एटॉमिक मास ब्रोमीन का ये नहीं है। तुम्हें अपने आप से पहले एक क्वेश्चन पूछना होगा, तुम किस ब्रोमीन आइसोटोप की बात कर रहे हो? अगर 79 की बात कर रहे हो तो उसका मास क्या है? 79U। और अगर 81 आइसोटोप की बात कर रहे हो तो उसका मास है 81U। तुमने इन दोनों का क्या निकाला है? एवरेज। और प्लीज गलती से भी ये मत करना एग्जाम में, ठीक है? 79 प्लस 81 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे एवरेज नहीं निकलता है, ठीक है? एवरेजेस में उनके क्या मल्टीप्लाई होते हैं उनके साथ? उनके परसेंटेज ऑफ Percentage. अकरेंस। इनको पता क्या कहते हैं? परसेंटेज ऑफ अकरेंस। कहाँ पे अकर होते हैं? नेचर में। इस तरह के क्वेश्चंस बता दो अभी। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, ओके मूविंग ऑन। इसे इरेज कर देते हैं। इंटेक्स क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट था बताओ, या फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन से शुरू करें? एनीवन हैड एनी क्वेश्चन? आई थिंक तुम में से बहुत लोगों ने बनाना शुरू नहीं किया, इसलिए डाउट नहीं है तुम्हें। बनाना शुरू करो, ठीक है? देखते देखते थर्सडे आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे और उसके बेसिस पे हम, ठीक है, कमेंट करेंगे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे। बताओ पहली किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे तुम कमेंट करना चाहोगे? So charge. चलो चार्ज
बता दो ऐसे ही, चार्ज किसका क्या है? So proton has positive charge, electron negative, and neutrons neutral charge. न्यूट्रल, नो चार्ज, चार्ज पे हो गया राइट कमेंट। और क्या प्रॉपर्टी को लेकर बात उठाओगे? Mass मास, गुड, मास बताओ, मास के बारे क्या कहना है? mass of proton and neutron are same. ऑलमोस्ट सेम, एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, ठीक है, इक्वल बिल्कुल नहीं होते एग्जैक्टली, याद रखना। ठीक है, आगे बोलो। मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट सेम। Mass What? of electron is about 2000 times अबाउट, हाँ, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स less. लाइटर या लेस, ठीक है। 2000 टाइम जरूर बोलना, ये मत बोलना कि 2000 लेस। उससे पता क्या एक्सप्रेस होता है? उससे ये एक्सप्रेस होता है कि अगर तुमने प्रोटॉन का मास 1 मान लिया है, तो न्यूट्रॉन का, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का फिर कितना है? 1 माइनस 2000, आई मीन सॉरी, उस सेंस में नहीं, नेगेटिव तो नहीं हो सकता मास। मतलब तुम माइनस करते हो, ठीक है। 7 इज, जैसे कहते हो ना, 2 मोर देन 5, है ना, लेकिन 21 इज 3 टाइम्स ऑफ 7, तो टाइम्स वाली Yes. चीज आपको यूज करनी है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन। ठीक है, मास के बारे हो गया। और सर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम को लेकर क्या कमेंट करोगे इन पे? सर सर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल। ये किसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेबल? एरिल, सर वो लूज और गेन करते रहते हैं ना सर, बहुत ही रेयर केस हो जाता है सर, जैसे सर नोबल गैसेस आ जाती हैं सर, उसमें वो लूज और गेन नहीं करते क्योंकि स्टेबल हो जाते हैं वो सब। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता रहता है, बट ये प्रॉपर्टी नहीं हुई। मानस में जरा सोचो, प्रॉपर्टी मतलब उसका एक फीचर, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक। सर लोकेशन हो सकता है। वेरी गुड, लोकेशन, लेकिन अगेन लोकेशन उसकी प्रॉपर्टी नहीं हुई, समझ रहे हो ना? लोकेशन प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी मतलब उसका, उसके फीचर के बारे में बात करो, ठीक है। मास, चार्ज, और एनीथिंग एल्स? कुछ आ रहा है दिमाग में? सोचो जरा। ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बुक में भी यही दोनों चीज मेंशन्ड है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम दोनों अब इन दोनों की हेल्प से कुछ एक नई प्रॉपर्टी बताओगे। यही चीज हम 11th में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं चार्ज बाय मास रेशियो। क्या कहते हैं इसे? चार्ज बाय मास रेशियो। नहीं समझे? चार्ज को हम मास से डिवाइड करते हैं। सर ये कैसे करते हैं? जब 10th में आओगे तो ये पढ़ोगे तुम लोग। इनफैक्ट ये मैंने क्लास में बताया था। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, बहुत हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज बाय मास रेशियो जब निकालोगे ना, E माइनस अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत एक बड़ी क्वांटिटी आएगी। पता क्यों? क्योंकि ये देख लो, आई थिंक तुम लोगों ने इन नंबर्स के साथ डील किया ही है ग्रेविटेशन चैप्टर में। इन नंबर्स को क्या कहते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। या स्टैंडर्ड फॉर्म वाले नंबर्स। तो 10 की पावर -31 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +31, है ना? +31 और -19 क्या हो जाएगा? जल्दी बता। 10 की पावर क्या हो जाएगा फाइनली? ऊपर 31 हो गया प्लस, और 31 -19 12। 1.6 और 9.1 को अगर तुम लोग डिवाइड करोगे, 0. ठीक है, 17 समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर 12, तो आप कह सकते हो 1.7 इंटू 10 की पावर
ये हो जाएगा तुम्हारा सर 8 पॉइंट। वैसे यहाँ पर डिस्कवर्ड बाय क्यों नहीं आ सकता सर, जैसे मैंने अभी आपको पॉइंट हाँ बता दिया। मैं वही कहने वाला था एरल, डिस्कवर्ड बाय प्रॉपर्टी नहीं है ना। प्रॉपर्टी ओके। मतलब जैसे बताओ, पपाया ओ खाते हो? पपाया? हम्म, पपाया नहीं, अच्छा कौन सी सब्जी शौक से खाते हो? बताओ कौन सी सब्जी शौक से खाते हो? पोटैटो। अच्छा चलो पोटैटो। तो पोटैटो की अगर कोई प्रॉपर्टी पूछे तो तुम क्या ये कहोगे कि पंजाब के पोटैटोज या फिर मान लो तमिलनाडु के पोटैटोज के साइज में बहुत डिफरेंस है? नहीं, वो तो नो लोकेशन टू लोकेशन वैरी कर रहा है। उसी तरह पर्सन टू पर्सन, जिसने पहले डिस्कवर कर लिया ठीक है, उसको उसको क्रेडिट मिल गया, बट ये उसकी प्रॉपर्टी किसी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा, ओके राइट? सर। तो चार्ज और मास ही दो प्रॉपर्टीज है। ये एक अलग प्रॉपर्टी है अगेन। ये आप एक्स्ट्रा एक लिख के आ सकते हो एग्जाम में, इसके बारे एक मैं जल्दी से वही बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये हम किसका चार्ज टू मास निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, या न्यूट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ जंप हो गया, तो ये 10⁻12 से पता क्या हो जाएगा? 11। तो चार्ज टू मास रेशियो देखो कितना ज़्यादा है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना ज़्यादा, ये फीलिंग कैसे आएगी? देखो 10⁻11, दैट्स ह्यूज। यही रीज़न था, पता, यही रीज़न था कि इलेक्ट्रॉन्स की जब ये प्रॉपर्टी पता चल गई ना साइंटिस्ट को कि चार्ज बाय मास रेशियो उसका इतना ज़्यादा है, तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि मास को कौन फोर्स कंट्रोल करती है? ग्रेविटी। और चार्ज को कौन फोर्स कंट्रोल करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज टू मास रेशियो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है देखो 10⁻11, तो ये किस फोर्स के अधीन या किस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में या ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में? क्या लगता है? मास इतना कम है, चार्ज इतना ज़्यादा है, डोमिनेंट है, तभी तो ज़्यादा आया है चार्ज टू मास रेशियो। तो कौन सी चीज़ इसे ज़्यादा कंट्रोल में रखेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटी? नहीं समझे ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मास जो प्रॉपर्टी है, इससे कौन ज़्यादा कंट्रोल करता है? आई मीन इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल करती है ना, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। Yes. और यस चार्ज सर। प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 11th में पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बट अभी के लिए बस ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, तुमने बहुत हाई वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दी ना, HV मतलब हाई वोल्टेज, तो इनके बीच में कुछ ऐसा एरो वाली डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब के रास्ते में जो आता है वो उसको पोलराइज कर देता है। तो इतना ज़्यादा चार्ज टू मास रेशियो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन को। यही प्रिंसिपल के बेसिस पे तुम लोगों ने तो देखी भी नहीं होगी वो टेलीविजन्स, CRT टेलीविजन्स बनी थी। आजकल तो तुम लोग LED LCD टीवी जानते होगे। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। तुम्हारे मॉम डैड डेफिनेटली जानते होंगे CRT ट्यूब टेलीविजन्स के बारे। बहुत बड़ी सी बल्कि और बहुत चौड़ी सी टीवी होती थी, ठीक है। पीछे इलेक्ट्रॉन गन लगी रहती थी उनके, और वो इलेक्ट्रॉन गन का क्या काम था? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फायर करती थी, और वो ट्यूब पूरा वैक्यूम पैक्ड था। वैक्यूम समझ रहे हो ना? कोई मतलब पार्टिकल्स नहीं प्रेजेंट थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तुम फायर कर रहे हो और पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे अंदर, तो उनकी एनर्जी तो पार्टिकल से टकराते टकराते लूज हो जाएगी स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को जब फायर करते हैं ना, और वो एक स्पेशल टाइप की स्क्रीन होती थी, जब वो उसे स्ट्राइक करते थे तो लुमिनेसेंस होता था। लुमिनेसेंस मतलब एक ब्राइट स्पॉट बन जाता था, ठीक है। वैसे ही हम फिर पिक्चर प्रोड्यूस होती थी टेलीविजन स्क्रीन पे। तब तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होती थी, फिर आस्ते आस्ते इम्प्रूव्ड होके वो कलर टेलीविजन बनी, बट टेक्नोलॉजी यही थी। CRT कैथोड रे ट्यूब कहते हैं इसे। और ये नाम आई थिंक मेरे मुंह से तुम लोगों ने सुना होगा, जब मैं JJ थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बता रहा था कि उसने भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था
Yes, sir. ठीक है। हाँ मुस्कान बताओ क्या डाउट है, हैंड रेस कर रही हो। सर गलती से हो गया था। अच्छा, बोर हो रही हो क्या क्लास में? नहीं सर। तो ये लिख लेना क्या कि इलेक्ट्रॉन हैज a very high charge to mass ratio whereas protons and neutrons have, in fact न्यूट्रॉन का बताओ, गेस करो क्या होगा चार्ज टू मास रेशियो, कॉमन सेंस। 0. जीरो, गुड, क्योंकि उसका न्यूमरेटर ही जीरो है। और प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालोगे तो बहुत ज्यादा निकले, मतलब बहुत कम निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो जो Yes. चीज निकली थी ना 1.7 × 10⁻11, इसको और किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1836 से, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, प्रोटॉन ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस बताओ। जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम के साथ क्या कमियां रह गई? लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियां। स्टेबिलिटी, ठीक है, वो तो रदरफोर्ड के बाद फिर ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, बट जो इमीडिएट एक लिमिटेशन निकली जे थॉमसन मॉडल के बारे, क्या स्टेबिलिटी था फैक्टर? देखो पेज नंबर, ये एनसीईआरटी में, दिस इज इन द पेज नंबर, हाँ वही सेकंड, जो कि है 47। अथर्व कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन प्रोटॉन स्फीयर। अच्छा, ये कमी थी। सर उनका जो डिफ्लेक्टिंग एक्सपेरिमेंट था जब रिबाउंड हो जाता था, तो सर वो एक हुआ ना। नहीं, डिफ्लेक्टिंग वाली बात रदरफोर्ड के टाइम में आती है, यहाँ जे थॉमसन सर के तो उनका मॉडल। एक्सपेरिमेंट था ना वो, तो सर तो उसको वो प्रूव नहीं कर पाया ना, जो उनका मॉडल था वो उस एक्सपेरिमेंट को प्रूव नहीं कर पाया। किसका मॉडल? जे थॉमसन का मॉडल? यस सर। क्या प्रूव नहीं कर पाया वो? सर वो जो रिबाउंड रहा था जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, हाँ 1 आउट ऑफ एनी सर कुछ, तो वो रिबाउंड हो जा रहा था ना सर। हाँ, वो रदरफोर्ड के केस में हुआ था, क्योंकि रदरफोर्ड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी पार्टिकल फायर कर रहा था। जे थॉमसन क्या फायर कर रहा था? वो तो सिंपली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। एक कैथोड रे ट्यूब थी, यहाँ पे क्या था? कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, और यहाँ पे एक हॉलो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट थी, और यहाँ हाई वोल्टेज। ठीक है, तो कैथोड्स ऐसे, कैथोड से वो निकल रही थी क्या, रेडिएशंस, बेसिकली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज था ये। तो यहाँ कुछ फायरिंग नहीं हो रही थी, बेसिकली कुछ पार्टिकल्स नहीं फायर कर रहे थे। उससे बस ये प्रूव हुआ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ठीक है, फ्लो कर रही है, इससे बस ये प्रूव हुआ कि एटम्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने, एटम्स नहीं मूव कर रहे हैं, इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स विच इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हाई वोल्टेज के एप्लीकेशन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ना नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में, इसकी कमी सर वो ये भी थी। तो था सर, एटम सारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नहीं, ये तो सक्सेस था। सर मैं कह रहा हाँ था कि उन्होंने बोला था ना कि एटम पॉजिटिव वाले चार्ज स्पीशीज से कंसिस्ट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेड होते हैं। हाँ सर बट जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो सिर्फ 1 आउट ऑफ सर बहुत सारे चांसेस, मतलब बहुत ही लो चांस था कि रिबाउंड हो। सर फिर उन्होंने बताया कि अंदर स्पेस एम्प्टी होती है। राइट। सर तो ये हो गया ना उसकी लिमिटेशन। तो हाँ, वो रदरफोर्ड ने फिर और क्लियरली बताया कि एटम इज क्वाइट एम्प्टी। ठीक है, यस सर। 99.99% of its mass is concentrated on a very small volume. तो आप ये कह सकते हो कि थॉमसन was unable to explain the exact arrangement of electrons
जो कि ठीक है, अथर्व ने भी कहा कि वो एम्बेडेड थे किसमें, एक प्रोटॉन के या पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर में एम्बेडेड थे, बट कि ऐसा था नहीं। ठीक है, तो आप लिख लेना कि वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल वाज दैट exact arrangement or configuration of subatomic particles was not successfully explained by him. ठीक है, अरेंजमेंट एग्जैक्टली वो नहीं बता पाया था, उसको बस लगा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं, बट ऐसा था नहीं। और सबसे बड़ी फेलियर यही थी कि प्रोटॉन स्फीयर मतलब पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था क्या पूरे एटम पे? नहीं, नो सर। इट वाज जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। अब बताओ रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी? थर्ड क्वेश्चन। स्टेबिलिटी। हाँ, stability, good. He was unable to explain the stability of different atoms of the elements. और कोई कमी थी क्या रदरफोर्ड के मॉडल में? सर उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व करते करते रेडिएशन एमिट करते करते इट फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेन करके हमें बताना है। थस दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। one of the serious limitations of Rutherford's model of atom was that electrons which were negatively charged moved around the positively charged nucleus like planets revolving around the sun in circular paths. But this was not true. This was later proved by Neil Bohr that they specifically orbit in a very discrete orbits. I mean, they circle in a very discrete orbit around nucleus, not just anywhere around the nucleus. So the electrons, so Rutherford could not explain the stability of electrons in those circular orbits. ठीक है, ठीक है। नील बोर्स के मॉडल, जब उसने एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया तो उसने क्या क्या पॉइंट्स रखे जो तुम्हें बीइंग इन क्लास 9 बताए जाते हैं? सिर्फ दो। पहली चीज सर दे रिवॉल्व अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ठीक है, गुड, अराउंड द न्यूक्लियस एंड they do not radiate energy sir when they are revolving in discrete orbit. Exactly, and they do not radiate any energy while revolving around the nucleus in the discrete orbits. बस। Fifth, compare all the proposed models of an atom given in this chapter. अब देखो ध्यान से सुनना, कंपैरिजन हम किसके बेसिस पे करेंगे? जैसे यहाँ प्रॉपर्टी के दो बेसिस थे ना, चार्ज मास, उसी तरह कंपैरिजन आप पहले करोगे अरेंजमेंट के बेसिस पे। शुरू करते हैं। अरेंजमेंट किन की? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। जे थॉमसन ने बताओ क्या अरेंजमेंट प्रपोज की थी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एम्बेडेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन द पॉजिटिव स्फीयर। ये तो थॉमसन मॉडल की बात हो गई। रदरफोर्ड ने कैसी अरेंजमेंट प्रपोज की थी? इलेक्ट्रॉन्स सर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ बोला था इन उन्होंने। सर्कुलर, बस ये बोला था, ठीक है। बट नील्स बोर ने इसमें क्या इंप्रूवमेंट की? Discrete orbit. Not just any circular orbit but discrete orbits in which they do not radiate any energy. ठीक है, ये अरेंजमेंट की बात हो गई। फिर करते हैं न्यूक्लियस की। बताओ कोई भी स्लाइटली सा भी क्लू दिया था जे थॉमसन ने न्यूक्लियस के बारे? No sir. नो सर। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि जे थॉमसन फेल टू हाईलाइट और illustrate any property of nucleus. He failed to. सर इससे पहले तो सर हमें वो देना चाहिए ना कि सर एटम्स का चार्ज क्या होता है सर, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि जे थॉमसन ने वो निकाला था उसके बाद सर रदरफोर्ड ने उसे आगे लेके गए थे। एटम का चार्ज एज अ होल थॉमसन ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया था कि वो एज अ होल न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि थॉमसन से पहले क्या डिस्कवर हो चुका था? पार्टिकल।
पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बट यस सर। ये आइडिया किसी को था ही नहीं कि वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उस छोटे से इनडिविजिबल स्फीयर में, जिसको हम एटम कहते हैं, कहाँ है वो पॉजिटिव पार्टिकल कहाँ है, किसी को अंदाजा ही नहीं था। तो बस उन्होंने यही सोच लिया कि अच्छा मान ही लो कि वो एटम जो सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है, बट अब इंडिविजिबल नहीं रहा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मिल चुका है। तो उन्होंने मान लो ये पूरा का पूरा स्फीयर ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और जब इसने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला इलेक्ट्रॉन नाम की भी चीज़ है, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को सोचा कि वो ऐसे एम्बेडेड है उसमें। तो न्यूक्लियस की तो कोई बात की नहीं थॉमसन ने, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया न्यूक्लियस के बारे में, बताओ। हिज मॉडल वाज रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली, ठीक है, हाईलाइटेड द, बताओ। Sir, nucleus is at the center of the atom. Exactly, at the center, occupying a very small volume, ठीक है, and most of the mass of the, and not most, and entire, almost entire, ऐसे लिखेंगे, almost entire mass of atom is present in the nucleus of the atom. और नील्स बोर ने क्या कमेंट किया था न्यूक्लियस के बारे? हाँ, 9th में तो सर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, बट आप ये बता सकते हो, नहीं छोड़ो, ये तुम्हारे सिलेबस के थोड़ी बाहर की बात हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोलोगे? न्यूक्लियस के बारे बात हो गई, अरेंज न्यूक्लियस के बारे अब बस ये बोल देना नील्स बोर के को लेकर कि ठीक है, नील्स बोर को लेकर ये आप बात कर देना कि द नील्स क्या उसको कहते हैं, बोर्स एंड बरी मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ हेवी एलिमेंट्स। याद है ना, हमने वो पॉइंट लिखा था कि एलिमेंट फॉर्म सिर्फ यस सर। वेरी फ्यू एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है सक्सेसफुली। तो इट वाज लेटर फाउंड कि metals or elements of higher mass number were very unstable. For example, uranium, फिर तुम्हारा थोरियम, ये सब ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो नील्स बोर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन व्हाई न्यूक्लियस ऑफ सच हेवी एलिमेंट्स रेडिएटेड एनर्जी, ठीक है। Okay, next. Summarize the rules for writing the distribution of electrons in various shells for the first 18 elements. सबसे पहला रूल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 1. हाँ, ऐसे लिखना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट शेल, ठीक है, विच इज K shell, then L, M and so on. पहला रूल क्लियर है सबको? इलेक्ट्रॉन्स आर filled first starting from the innermost shell. फर्स्ट इनरमोस्ट शेल को फिल करते हैं, फर्स्ट इनरमोस्ट शेल्स आर फिल्ड। नेक्स्ट रूल क्या है, किस रूल के अकॉर्डिंग इन्हें फिल करते हैं, बताओ। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? सर 2n N square. n square. तो फर्स्ट इनरमोस्ट शेल्स आर फिल्ड, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड कह लो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, फिल्ड ही कह लो, इन शेल्स अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। फिर लिखना है तुम्हें वेयर, कॉमा के बाद वेयर n is quantum number of the shell, ठीक है, लिख दोगे ना, वेयर n is quantum number, ब्रैकेट में n equals to 1, 2, 3 so on of shell. ठीक है, और क्या रूल्स थे? आई थिंक बस यही थे, ठीक है। सर वो भी तो सर जो सर आउटर मोस्ट शेल में सर ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है सर। नहीं, राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्टेट की बात आएगी। Sir, maximum numbers of electrons that should be distributed in the last shell is then octet.
Not true, Manaswin. It is always because हीलियम के केस में K शेल आउटर मोस्ट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बेसिकली एट मोस्ट फिल हो सकते हैं. अगेन वो तो एक्सेप्शन में आता है. एक मिनट रुको, रूल्स और देख लेते हैं क्या थे रूल्स. अच्छा, इन्होंने 3 रूल्स बताए. एक मिनट, ड्रॉबैक्स हो गए. फिर हाँ देखो, फर्स्ट रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल, अच्छा, इज गिवन बाय 2n². ठीक है. वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर. अच्छा, इन्होंने ऑर्बिट नंबर का है, क्वांटम नंबर नहीं, तो आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही लिखना. ठीक है. n ऑर्बिट नंबर है. k क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है तो k के केस में n की वैल्यू 1 होती है. l सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2. आई होप ये समझ रहे हो, एंड सो ऑन. Hence the maximum number of electrons in different shells are as follows. ठीक है. उन्होंने फिर n की वैल्यू पुट करके बता दिया 2, 8, 18, 32 and so on. Second rule कहता है maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. ठीक है. फिर इसके बाद ना ये फुल स्टॉप देखिए, लिख भी लेना, except in first few elements. फर्स्ट फ्यू कौन से एलिमेंट्स सर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरॉन एटसेट्रा. इनके केस में ये आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी नहीं एप्लीकेबल होती है. मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो पा रही है क्या सारे एलिमेंट्स के लिए? नील्स बोर ने जो मॉडल प्रपोज किया है, सारे एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है सक्सेसफुली, आई मीन इलस्ट्रेट नहीं हो पा रही है. ठीक है. ये समझ रहे हो ना सबकी क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ऑक्टेट, पहली बात, ये लोग फॉलो कर ही नहीं रहे हैं ऑक्टेट रूल. कौन करते हैं? बोरोन के बाद जैसे कार्बन फॉलो करना शुरू करता है, क्योंकि कार्बन का केलेमेंट फॉर्म देखोगे तो 2, 6 है. 2, 6 है क्या? नहीं, 2, 4 है ना. यस सर. क्योंकि 6 इसका एटॉमिक नंबर है. तो 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद है सबको? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा कार्बन, तब जाके ये अपना ऑक्टेट, इसको लगता है कि हाँ पूरा हो गया है ना. ये जो मैंने ग्रीन बनाया है ना, ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके नहीं है, ये किसी और एलिमेंट के हैं. हाँ. सो कार्बन के बाद से लेकर तुम कह लो ऑलमोस्ट कैल्शियम तक ये फॉलो करते हैं केलेमेंट फॉर्म, और वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता है उनकी स्टेबिलिटी को, और बाकी हेवियर एलिमेंट्स के नहीं कर पाता है केलेमेंट फॉर्म. ठीक है. थर्ड रूल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स. अच्छा, ये जो हमने फर्स्ट में लिखा था ना कि फर्स्ट इनर मोस्ट शेल्स से हम फिल करना शुरू करते हैं, एंड देन द शेल्स इन द हायर ऑर्डर आर फिल्ड. ठीक है. तो हमने जो रूल नहीं लिखा था वो ये था सेकंड, और इसमें ये जरूर लिख लेना कि एक्सेप्ट इन फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. ठीक है. इनमें ऑक्टेट वाली थ्योरी नहीं फॉलो होती है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन वैलेंसी. बताओ एनीवन. कल ही हमने पढ़ा था वैलेंसी. कैपेसिटी ऑफ एटम. ठीक है. और ग्रुप ऑफ Group of atom. एटम्स. ठीक है. एग्जाम्पल भी दे दो एक एटम की. सर ऑक्सीजन की वैलेंसी 2. ग्रुप ऑफ एटम्स की भी दे दो एग्जाम्पल. OH. OH का 1. OH की वैलेंसी 1. ठीक है. फिर कह रहे हैं कि अच्छा, बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ, अच्छा सिलिकॉन, ऑक्सीजन का तो मानसवन ने बता दिया, सिलिकॉन की बताओ. सर 14. नहीं, वैलेंसी 4 है. 14 भी उसका पता करेंगे सर. क्या बोल रहे हो मानसवन? सर साइन, सर उसने गेन करा या लूज करा सर वो भी पता होता है कि 4 नेगेटिव. नहीं, वैलेंसी अगर पूछी है तो सिर्फ तुम्हें नंबर बताना है.
ओके सर। 28 4 4 ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करना चाहेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहेगा, बट वो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली गेन करता है। ठीक है, सर गेन मैम बता रही थी कि सर और जिसका शेयर 5 से कम होता है सर वो लास्ट जो एम शेल में जिसका हाँ 5 से कम होता है सर वो लूज कर देता है। लूज करने की टेंडेंसी, राइट। जिसकी 5 नहीं 4 से कम, देखो जैसे ये टेबल देखो सब लोग, ये टेबल दिख रहा है सबको? ये टेबल यस दिख सर। रहा है ना? ध्यान से देखना, एल शेल किन किन एलिमेंट्स के लिए वैलेंस शेल का रोल निभा रही है। वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, मैं उनको टिक कर दे रहा हूँ। लिथियम टू नियॉन। ठीक है, लिथियम टू नियॉन। एम शेल किन के लिए वैलेंस शेल का रोल निभा रही है? सोडियम टू सोडियम टू सोडियम कैल्शियम। टू, बट यहाँ आर्गन तक चलते हैं। ध्यान से देखना, वैसे मैंने हाँ सॉरी, इन दोनों को अभी रहने दो, ये अलग ही है। एक पैटर्न देखना, हाँ मैं जानबूझकर इसकी बात नहीं उठा रहा हूँ। आई थिंक तुम्हें रीजन पता ही है, बोलो क्यों? चिराग बताएगा मैं इसका रीजन वाई मैं नियॉन की बात नहीं उठाऊंगा। चिराग बताओ क्यों हम नियॉन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे? तुम सो रहे हो ना? आर्यवीर तुम बताओ। आर्यवीर, स्नेहा तुम बताओ नियॉन की स्टेबिलिटी के बारे। सर सर इस एटम का ऑक्टेट पूरा है। एग्जैक्टली, नोबेल गैस आंसर नहीं है था। देखो आउटर मोस्ट में इसके ऑक्टेट को देखो, ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है, दैट्स वाई। अब जिनके आउटर मोस्ट में 5 6 8 हैं, इनकी क्या टेंडेंसी होगी, गेन करने की या लूज करने की? गेन करने की। गेन हाँ, करने की। तो 5 एंड अबव, जैसे 5 6 7 अगर इनकी है, ये देखो इनकी भी 5 6 7, इनकी टेंडेंसी गेन करने की होती है ताकि ऑक्टेट पूरा हो जाए। और जिनकी ये होती है 1 2 3, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, लूज करने की। तो जो भी लूज करते हैं, टेंडेंसी टू ऐसे लिख देते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन, जो भी लूज करते हैं, हमने पढ़ा 8 में, उनको मेटल्स कहते हैं, राइट? भूल गए हो? मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर था ना। मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो फट से लूज करके पॉजिटिवली चार्ज्ड बन जाते हैं, और इनकी टेंडेंसी है, ये जो ग्रीन वाले हैं, टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेन करने की टेंडेंसी किनके पास होती है? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। एग्जैक्टली। तो यहाँ से चेक भी कर लो, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन मेटल्स, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मेटल्स। ठीक है, अब जिनको नहीं मैंने सर्कल किया है, ये स्पेशल क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है।
याद रखना, यहाँ ऑक्टेट की बात करेंगे हीलियम के केस में नहीं, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो कार्बन और सिलिकॉन को मैंने क्यों ऐसे डब्बे में बंद किया? बिकॉज दे आर नाइदर कंप्लीटली मेटल नाइदर कंप्लीटली नॉन मेटल। इनको पता क्या कहते हैं? मेटलॉइड। यस, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का और एक नाम है केमिस्ट्री में, इनके पास सेमीकंडक्टर भी कहते हैं इनको। सेमीकंडक्टर मतलब ना ही वो कंप्लीटली कंडक्टर है ना ही कंप्लीटली इंसुलेटर है। सेमी मतलब बीच वाला केस है, मतलब पार्शली कंडक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन। ओके, और बाय द वे हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, अगर तुम्हें नोट करना हो, ये एक नॉन मेटल है। 10th में कितनी बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आया कि वाई हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो खैर ये 10th में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो आई होप ये क्लियर है। Yes, sir. और सिलिकॉन ऑक्सीजन का लिख ही लोगे तुम लोग वैलेंसी। चलो लास्ट के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते, जैसे 19th। बताओ, ये बहुत आसान है इस टेबल को कंप्लीट करना। देखो तुम्हें एटॉमिक नंबर गिवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ जल्दी से, एटॉमिक नंबर देखते तुम किस बॉक्स को फिल कर सकते हो? मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? मास नंबर। वेरी गुड, प्रोटॉन्स। नहीं तनुष्का, प्रोटॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, यस। अब एक बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिल हो गए तो बताओ क्या हम इस 10 की हेल्प से कुछ और कमेंट कर सकते हैं? 9 और 10 की हेल्प से? मास नंबर। यस, मास नंबर। क्या हो जाएगा मास नंबर? 19। 19। वेरी गुड। 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे बताएंगे जब प्रोटॉन्स पता चल गए थे? तो 9, क्योंकि एटम एज अ होल इज डैश, न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल। गुड। बताओ नेम ऑफ एटॉमिक स्पीशीज? फ्लोरीन। फ्लोरीन। देखो उन्होंने नेम पूछा है तो पूरा लिखना है, नाम सिंबल नहीं। जल्दी से बताओ, यहाँ 16 तो लिखा ही हुआ है सल्फर, तो बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स बताओ। सब प्रोटॉन 16। गुड, पहला अटैक करो प्रोटॉन पे, क्योंकि एटॉमिक नंबर देखते ही प्रोटॉन क्लियर होना। नेक्स्ट, प्रोटॉन पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन भी 16। अब बताओ मास 16. नंबर, सॉरी न्यूट्रॉन्स बताओ, न्यूट्रॉन 16। क्योंकि 32 माइनस 16 है ना। ये बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 12 है, पहली चीज क्या बोल सकते हो? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 12। और फिर इलेक्ट्रॉन्स भी फर्स्ट तुम बोल सकते हो, विच इज ऑल्सो 12. एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, -12 और +12 न्यूट्रल चार्ज। 12 देखते ही क्या बोल सकते हो कि नेम क्या होगा? Magnesium. मैग्नीशियम। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास? 12 24 माइनस 24 माइनस 12। गुड। यहाँ बताओ मास नंबर अगर गिवन है तो, सॉरी मास नहीं, इससे तो इमीडिएटली नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या बताओगे? एटॉमिक नंबर 1। गुड, 1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1। गुड। एटॉमिक नंबर 1 है तो नेम क्या कमेंट कर सकते हो? हाइड्रोजन। Hydrogen. और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 1। क्योंकि 2 माइनस 1। गुड। एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम या ट्रिटियम? So, ड्यूट। न्यूट्रॉन एक है, गुड, ड्यूट्रियम। उसको ऐसे लिखते हैं H21। यस। इसका और एक सिंबल भी है, D। पता है ना D? ये देखो यहाँ पे, कहाँ गया, ये दिख रहा है? ठीक है, ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है? मास नंबर। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक नंबर। और ये जो नीचे 1 लिखा है यही तो है एटॉमिक नंबर। तो 1 प्लस बताओ x, मतलब मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को तुमने x मान लिया, तो 1 प्लस x किसके इक्वल है? इस 2 के इक्वल है। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। वही लॉजिक। ठीक है,
नेक्स्ट ये बताओ लास्ट। वन एटॉम मास नंबर है, सॉरी 1 प्रोटॉन है, तो इससे फट क्या बोल सकते हो? 1 एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। और 1 एटॉमिक नंबर है तो नाम बता दो। प्रोटियम। हाइड्रोजन। प्रोटियम। हाँ, हाइड्रोजन में भी तुम बोल रहे हो प्रोटियम। गुड। बाय द वे प्रोटियम को हम P से नहीं H से ही डिनोट करते हैं, ऐसे H11। ठीक है, ये बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, A, B, C या D? 281 D। डी। Why 218 is not true? सर सर क्योंकि पहले सर हम एल शेल भरेंगे पूरी, पहले एल शेल फिल करेंगे सर, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरी शेल में जाएंगे हम। ऑक्टेट, सर उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 8 होती है, तभी आप नेक्स्ट शेल में स्किप कर सकते। कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं, उसको कहते हैं अकोमोडेशन कैपेसिटी। कुछ कुछ बड़े होटल्स की अकोमोडेशन ज़्यादा होगी क्योंकि ज़्यादा रूम है। अकोमोडेशन मतलब जगह देना, ठीक है। जो कुछ छोटे छोटे होटल्स हैं उनकी कम अकोमोडेशन होगी। कोई होटल्स होंगे 50 रूम्स वाले, कुछ होंगे 150 रूम्स वाले। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो सेकेंड ऑर्बिट है हमने उसके मतलब पूरे शेल्स को कम्प्लीटली अच्छे से अकोमोडेट नहीं किया, तो ये उस रूल के खिलाफ है, थर्ड रूल, कि पहले इनर मोस्ट को कम्प्लीटली फिल करो, राइट। 281। ये बताओ 17th में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं Cl माइनस। देखो ध्यान दो, Cl माइनस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट। तो मैं पहले KLMN लिख दूं, क्लोरीन। सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। KLMN फॉर्म बताओ फटाफट। 287। लेकिन क्या ये Cl है या Cl माइनस है? Cl माइनस। ये Cl माइनस क्या इंडिकेट करता है? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 होंगे। 8। गुड। ये माइनस अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये माइनस के साथ एक्चुअली 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1। O को सिर्फ कभी तुम माइनस लिखते हुए नहीं देखोगे, O के साथ -2 लिखते हुए देखोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बताती है कि 2 आए हैं। आए कैसे? माइनस साइन देखकर। अगर ऐसा होता Mg 2 प्लस मतलब गए हैं छोड़कर, तो Cl माइनस के पास देखो कितने वैलेंस या फिर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 नहीं, 8 वैलेंस। अच्छा यस सर। ठीक है, आउटर मोस्ट। 16th पढ़ो क्वेश्चन। Isotopes of an element have the same physical property different. Different number of neutrons. different number of neutrons. गुड। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चलते क्या डिफर करता है उनका? मास नंबर या एटॉमिक नंबर? गुड। Mass number. डिफरेंट एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक नहीं, डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर जल्दी बताओ, यूनिट होता है या नहीं होता है इनका? नहीं होता है। गुड। ये यूनिट लेस होते हैं। मास नंबर का नहीं होता है, एटॉमिक मास का होता है। एटॉमिक मास का क्या होगा यूनिट? U. U या 15 AMU। U या AMU। गुड मानसविन। 15th बताओ। Rutherford's alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of Atomic nucleus. ठीक है, ये टेस्ट में भी पूछा था हम लोगों ने। आई होप ये क्लियर है। Yes sir. ये लास्ट बताओ 14th, ट्रू फॉल्स ABCD। फर्स्ट में J.J. थॉमसन ने प्रपोज किया था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ओनली न्यूक्लियस। फॉल्स। क्योंकि उसने न्यूक्लियस की जरा सा भी बात नहीं की थी। बी बताओ। न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन कंबाइनिंग फॉल्स, टुगेदर। क्योंकि उन्होंने सर Sir, न्यूट्रॉन की भी false. कोई बात ही नहीं करी थी। ठीक है, नहीं यहाँ पे J.J. थॉमसन को लेकर न्यूट्रॉन की बात नहीं हो रही। ये एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है मानसविन। वो बस कह रहे हैं न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, उनका
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, फॉल्स। ओके सर। ठीक है, सी स्टेटमेंट पढ़ो जरा। सर ट्रू है। ट्रू, क्योंकि यहाँ अबाउट वर्ड यूज हुआ है। अगर अबाउट हटा दूं तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्यों? 183 एग्जैक्टली। अबाउट से क्या फीलिंग आती है, अप्रोक्सीमेशन या इक्वालिटी? अप्रोक्सीमेशन, तो ये ट्रू है। डी पढ़ो। मेडिसिन फॉर, मैं लिख देता हूँ, गॉइटर वो कहना चाह रहे हैं। ट्रू। ठीक है, ये ट्रू है। इनफैक्ट आइसोटोप ऑफ आयोडीन, यहाँ पॉइंट भी लिखा है आइसोटोप वाले मतलब पैराग्राफ में, ये दिख रहा है। ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। बाकी क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कर लेना एंड आई विल सी यू ऑन थर्सडे। ऑलराइट, और सुनो और एक बात, अपना यार सिलेबस भेज दो मुझे सेकेंड टर्म का। बताया नहीं सर अभी तक। सर अभी तक नहीं पता। नहीं बताया। ओके, कुछ चांस कि कब तक आएगा?